हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का बेटा हमारा लेक्चर है वो है सेल बायोलॉजी के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है। तो अब अपन देखते हैं कि हमने सेल वॉल देखा, सेल मेम्ब्रेन देखी, देन अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल जिसको हम बोलते हैं, और हमने छोटी क्लासेस के अंदर देखा है कि इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे ये पावर हाउस ऑफ सेल है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है कुछ ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा। इसकी जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, देन इसकी इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। कैसा ऑर्गेनल है बेटा? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। देन यहाँ पे हम इसको क्लियरली देखते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अब अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे ये डबल मेम्ब्रेन है, कैसे इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है। तो अपन सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ये कैसा ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। आउटर मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस होती है। ठीक है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस। और हम बात करते हैं कि जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो वेरिएबल होता है। जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया per cell, mitochondria in per cell is variable depending on their physiological activities, कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, देखो बेटा, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के बेसिस पे जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं उसके बेसिस के ऊपर अपन देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो वेरिएबल होता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, जिन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सीधी सी बात है ज़्यादा होंगे। जैसे कि मैं बात बताऊं आपको कि अगर मैं फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड की बात करता हूं कि जो बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स है जो उनको उड़ने में हेल्प करती है, तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा वो डेफिनेटली बात है ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो हमारा अभी जानना बाकी है, ये अभी अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अच्छे से कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है ऐसा? अभी तक आपने क्लास 10 तक आपने देखा होगा कि पढ़ाई होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, इट प्रोड्यूस एटीपी। कहाँ प्रोड्यूस होता है, क्या है एटीपी, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने को ये चीज़ क्लियर होती है कि नंबर पर सेल के अंदर इसके वेरिएबल होते हैं। अब इसके साथ साथ एक एसोसिएटेड पॉइंट और, द शेप एंड साइज आर वेरिएबल, शेप एंड साइज आर वेरिएबल। तो इसकी शेप एंड साइज की हम बात करते हैं वो भी बेटा क्या होती है? वेरिएबल होती है। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि साइज। अगर मैं इसकी साइज की बात करता हूं इन डायमीटर के रेस्पेक्ट में, अगर अपन देखते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.1 टू 1.0 माइक्रोमीटर। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं बेटा, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.0 टू
0 माइक्रोमीटर, ये इसकी लेंथ की बात हुई। अगर मैं इसकी शेप की बात करता हूं तो इसकी जो शेप होती है वो होती है सॉसेज शेप, सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप, और सिलेंड्रिकल शेप। सॉसेज का मतलब सिलेंड्रिकल ही होता है, सॉसेज और सिलेंड्रिकल। एनसीईआरटी में घुमाने के लिए सॉसेज वर्ड दिया है। जैसे आपने कई बार हॉट डॉग देखा है, कुछ उस तरीके से, कुछ कट पीसेज चिकन के, वो मतलब होता है एग्जैक्ट इसका, और सिलेंड्रिकल शेप के ही होते हैं वो भी। तो इसका मतलब है कि सॉसेज शेप की होती है जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब यहाँ पे चलो अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अपने को पता चल गया आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन बेटा कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती है। इनर मेम्ब्रेन क्या बना रखी है, कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। एंड देन आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट जो नीचे है वो कैसी है बेटा, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, कुछ इनफोल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। और इन इनफोल्डिंग्स को हम बेटा क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन some infoldings are present, some infoldings are present, infoldings are present, infoldings are present, that's called क्रिस्टी, that's called क्रिस्टी। और हम उनको क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई बेटा इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई क्या, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा प्रेजेंट है क्रिस्टी। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रही है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इसके अंदर जो प्रेजेंट है, अब ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है इसको इसने क्या बनाया, कुछ इनफोल्डिंग्स बनाए, जिन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सभी के ऊपर। मैं कुछ में कम बना रहा हूँ, कुछ में ये ज़्यादा होते हैं, तो ये मैं कम ही बना रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इसको, ये सब पे इस तरीके से चारों तरफ ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को मैं क्या बोलूँगा, F0 F1 पार्टिकल्स बोलूँगा। इन पार्टिकल्स को बेटा मैं क्या बोलता हूँ, ऑन क्रिस्टी F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल, या हम इसको क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल, या इनको हम बोल देते हैं फर्नांडेज पार्टिकल, फर्नांडेज मोरॉन पार्टिकल, फर्नांडेज मोरॉन, या फिर इसको अपन बोल देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, या हम बेटा इसको क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजोम्स, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजोम्स, या हम इनको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजोम्स भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी सिंथेसिस होती है। ये वाली जो इसकी साइट है, यहां पे क्या सिंथेसाइज होगा, एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। अब एटीपी सिंथेसिस यहां पे हो रहा है, तो बेटा अब अपन इस चीज पे आते हैं कि ये यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि एटीपी यहाँ पे क्यों सिंथेसाइज हो रहा है। तो एटीपी क्या है, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, एटीपी एनर्जी की करेंसी है, जो यहाँ पे ऑक्सीजोम्स के अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो सर यहाँ एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, हम खाना क्यों खा रहे हैं, क्या मतलब है, यहाँ एटीपी तो अंदर बन ही रहा है, फूड इज द रिक्वायर्ड। कैसे होता है एटीपी का सिंथेसिस, बेटा एक बात और बोली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन।
यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। ये क्या सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप अपन क्लियर करते हैं। देखो, जो हमें एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है, ना कि हमें फूड के खाने से मिलती है। जो हम एयर अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन के ड्यूरेशन में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। एंड देन जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी वर्क करते हैं, देन वो जो एटीपी है वो यूटिलाइज होती है, और हमारी बॉडी को उस वर्क को करने के लिए हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एटीपी हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। और एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो वी कैन कॉल माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। कितनी सिंपल सी बात है, हमें लगता है यार क्या है, इसको अपन स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं, काफी सारी चीजें इसके लिए यूज में ली जाती है। तो अब यहाँ पे एक बात और होती है कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वेरियस टाइप्स के एंजाइम्स हैं, ये कहाँ पे काम में आते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर काम आते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ पे होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो 3 स्टेप्स के अंदर हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन होना फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है सेल के अंदर, जिसको अपन सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं उसके, सबसे पहला स्टेप है बेटा ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है। इसकी जो साइट है वो होती है साइटोप्लाज्म। इसकी जो साइट है वो क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है बेटा क्रेब साइकिल एंड क्रेब साइकिल, जिसकी जो साइट है वो क्या है, मैट्रिक्स। अरे सर ये तो बताया ही नहीं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स बोलते हैं। और थर्ड जो होती है वो होती है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो है मैट्रिक्स क्या है, ये जो अंदर इसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाला जो एक होमोजीनियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ये जो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं चैप्टर नंबर 14 प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ये हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर इनके काफी सारे स्टेप्स होते हैं और लास्ट में क्या बनता है, ईटीएस है। ईटीएस की जो साइट है वो इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो रन करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी एटीपी मिलती है। बहुत ही सिंपली, अभी आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है, क्योंकि अगर यहीं पे अपन ने रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया तो वो चैप्टर यहीं कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो अपने को सिंपली बात है कि बेटा हमें ये साइट्स हमें पता होनी चाहिए। तो अपने को क्या पता चला कि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है तो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड ईटीएस। जिसके अंदर से जो आपका क्रेब साइकिल एंड ईटीएस है वो कहाँ रन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रन करता है। एक जो है क्रेब साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये जब सारे स्टेप्स रेस्पिरेशन के रन कर रहे हैं तो इसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, काफी सारे सबस्ट्रेट होते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एटीपी। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं, उन एंजाइम्स को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। और वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो सीधी सी बात है कि इनकी जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो एंजाइम्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की साइट है जहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसके लिए अपन बोल सकते हैं सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सर्कुलर डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, और बेटा इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं,
रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी यहाँ पे जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर सिचुएटेड होते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पे ये सारी चीजें आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब एक वर्ड और यूज करने जा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और एक बात और बोलूंगा, ये जो ऑर्गेनल है ये कैसा ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। और यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड और यूज करने जा रहा हूं बेटा, इसको मैं बोलता हूं इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का क्या मतलब है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब है इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास खुद का डीएनए होता है, और इसके पास ये जब सारी चीजें हैं, खुद का राइबोसोम, खुद का आरएनए, डीएनए, देन ये क्या कर सकता है, अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। सो वी कैन से इट इज ए सेमी ऑटोनोमस, सेमी का मतलब हाफ ऑटोनोमस, यानी खुद अपने आधे प्रोटीन से वो खुद सिंथेसाइज करता है, बाकी के जो प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो वी कैन कॉल द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दो ही ऑर्गेनल बेटा ऐसे हैं, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट, जो दोनों के दोनों कैसे हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो ये जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये जो हमारी बातें हुई, ये सारी की सारी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पे हुई। 2 पॉइंट और बताऊंगा, देन हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जो इसका डिवीजन होता है वो होता है फिजन के थ्रू, यानी जो इसका डिवीजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। और ये आप नोट डाउन कर लेना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, और इसका जो ओरिजिन है वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब है, एक कहानी 2 मिनट की मैं आपको बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया कि जब सबसे पहले अर्थ बनी तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया थे। कैसे बैक्टीरिया थे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया थे। ये एक यूकैरियोटिक सेल ने इन्हें एनगल्फ किया, क्योंकि सेल के पास में पहले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था यूकैरियोटिक सेल के पास में, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, फूड तो मिलता पर एनर्जी नहीं मिल पाती। देन इन दोनों ने एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया, किसने, यूकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया, दोनों एक साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लग गए। और देन कुछ टाइम तक ये कंटिन्यूअस ऐसा ही रहा। तो साथ रहने से हुआ क्या, जैसे सेल ने कहीं से फूड को एनगल्फ किया, फूड को लिया, तो फूड तो ले लिया बट वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, वो उसको एनर्जी नहीं मिल रही इन टर्म्स ऑफ एटीपी। देन माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या प्रोड्यूस करके देने लग गया, एटीपी प्रोड्यूस देने लग गया, और खुद भी वहां से न्यूट्रिशन लेने लग गया। सो बेटा इनका ये ऐसा कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। तो अपन माइटोकॉन्ड्रिया को इसी क्लास में खत्म करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहाँ पे अपन ने डिस्कस की है, आप पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा, सारे के सारे आपके क्वेश्चन इससे क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आ रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट। थैंक यू।